शादी की अगली सुबह जैसे ही मेरे ससुर की नजर मुझ पर पड़ती तो उनके चेहरे का रंग लाल सुर्ख हो जाता और उनकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती। बस उनके मुंह से यही शब्द निकलते कि यह तो वही लड़की है। उसके बाद मेरी सास मुझे मनहूस कहना शुरू कर देती और मेरा पति उसी दिन मुझसे तलाक लेकर मुझे घर से निकाल देता। मेरी अब तक 3 शादियां हो चुकी थी और हर बार ऐसा ही होता था। मैं हैरान थी कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं जवान थी, खूबसूरत थी, मुझ में कोई कमी नहीं थी, फिर यह सब होने की क्या वजह थी। इस बार मेरी चौथी शादी हो रही थी और मुझे अपनी माँ पर शक होने लगा। मगर इस बार मैंने शादी से पहले अपनी माँ का पीछा किया, लेकिन यह देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी माँ, मेरी छोटी बहन और एक नौजवान लड़के को। मेरा नाम वंशिका है और मैं एक छोटे से गांव से संबंध रखती हूँ। हम ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन इतने गरीब भी नहीं है कि घर का गुजारा ही ना हो सके। हमारे घर में 7 सदस्य है, माँ, बाबा और हम 5 बहन भाई। मेरे 3 भाई हैं और हम 2 बहनें हैं। हम सब बहन भाइयों में बहुत ज्यादा प्यार है। हमारे बाबा भी हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी माँ का व्यवहार हमारे साथ बहुत अजीब है। मुझे कभी कभी उनका व्यवहार समझ नहीं आता, लेकिन फिर मैं खामोश रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बाबा कहते हैं कि वह हम लोगों की माँ है और एक माँ अच्छे तरीके से जानती है कि अपने बच्चों को कैसे हैंडल करना है। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाती। मुझे कुछ वक्त के लिए तसल्ली भी हो जाती, लेकिन जब मेरी माँ हम बहन भाइयों के बीच फर्क करती तो मुझे बहुत दुख होता, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के बच्चे थे। मगर वह 3 बच्चों से ज्यादा प्यार करती थी। मुझे ऐसा लगा था कि जैसे उन्हें मुझसे और मेरे बड़े भाई से कोई खास लगाव नहीं है, मगर फिर भी हम दोनों उनसे बहुत प्यार करते थे। मगर जब मेरी माँ मेरे किसी भी मामले में ऊंच नीच करती तो मेरा भाई मेरे साथ खड़ा हो जाता। वह मेरे लिए मेरी माँ से भी लड़ जाता था और यही बात मुझे अपने भाई की बहुत अच्छी लगती थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगता जैसे मेरा भाई पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। लेकिन जब मेरे बाबा को पता चलता कि मेरा भाई मेरी माँ से आज लड़ा है, तो उस दिन मेरे भाई को मेरे बाबा कुछ दिनों के लिए घर से निकाल देते, क्योंकि बाबा हमारी माँ से बहुत प्यार करते थे, पर वह नहीं चाहते थे कि कोई भी बच्चा उनके साथ कोई बदतमीजी करे। मेरी माँ और बाबा की जोड़ी बहुत परफेक्ट मानी जाती थी। मोहल्ले और खानदान में भी मेरे माँ बाप की जोड़ी को एक मिसाली जोड़ी समझा जाता था, क्योंकि मेरे बाबा भी देखने में अच्छे खासे थे, मगर मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे आज भी वैसे ही थे जैसे उनकी जवानी के दिनों में होते थे। दिन यूं ही गुजरते रहे और हम सब लोग जवान हो गए, मगर हमारे घर का माहौल जैसा मेरे बचपन में था वैसा ही मेरी जवानी में भी था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी हमारे घर में जरा सा भी माहौल नहीं बदला था, सब कुछ वैसा का वैसा ही था। लेकिन अब मेरे बाबा ने कह दिया था कि मेरे बड़े भाई की शादी कर दी जाए, और उसके लिए मेरी माँ सभी रिश्तेदारों में और रिश्तेदारों से बाहर भी लड़कियां ढूंढ रही थी। तकरीबन 6 से 7 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार मेरी माँ ने मेरे बड़े भाई के लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढ ली। मैं तो अपनी चांद सी भाभी को देखकर हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे भाई की शादी इतनी खूबसूरत लड़की से हो जाएगी। मेरी नजर में मेरे भाई और भाभी की जोड़ी भी मेरे बाबा और माँ की तरह परफेक्ट जोड़ी थी, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे। मेरी भाभी का व्यवहार पहले पहले तो हम सब लोगों के साथ बहुत अच्छा था, फिर अचानक धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलता गया। पहले उनका वक्त हम सब बहन भाइयों के बीच बातचीत करते हुए और हंसी मजाक करते हुए गुजरता था, लेकिन अब उनका सारा वक्त मेरी माँ के साथ उन्हीं के कमरे में गुजरता था। वह रात के वक्त बस भाई के कमरे में होती थी। उन्होंने हम लोगों से बातचीत तो बिल्कुल ही खत्म कर दी थी, और फिर अचानक एक दिन उन्होंने जैसे पूरे घर में तूफान खड़ा कर दिया हो, जिसे देख और सुनकर हम सब लोग अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। यहाँ तक कि मेरा भाई भी हैरान हो गया।
मेरी भाभी ने अलग होने का कह दिया था। यह खबर हम सब के लिए बहुत ही बुरी थी। हम सब बहन भाइयों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग एक दूसरे से अलग होकर रहेंगे। हम सब लोग अपनी भाभी के पास गए और उनसे कहा, भाभी अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो आप प्लीज हमें माफ कर दे। अगर हमारी किसी बात का आपको बुरा लगा है तो इसके लिए भी हमें माफ कर दे। लेकिन हमारे भाई को लेकर आप अलग घर में कैसे रह सकती है? अब आप जैसे चाहेगी हम वैसे ही करेंगे। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम आपको वह भी ला कर देंगे। लेकिन भगवान के लिए भाभी हमारे भाई को हमसे अलग ना करें। हम सब ने मिलकर बहुत मिन्नतें की, लेकिन उनके तो कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। यह झगड़ा चलता रहा और हम सबको अपने कमरे से निकाल दिया और हमसे बात करना भी छोड़ दी। यह सब कुछ हमारे लिए परेशानी बन रही थी। मेरा भाई भी बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने अपने भाई से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर आने वाले दिनों में उनका यह झगड़ा बढ़ता ही गया, जिसका नतीजा यह निकला कि 2 महीनों के बाद मेरा भाई मेरी भाभी के साथ घर छोड़कर चला गया। हमारा घर जैसे एकदम सुनसान सा हो गया था। सबसे ज्यादा मुझे अपने भाई के जाने का दुख हुआ था, क्योंकि एक वही तो था जो सही और गलत में मेरा साथ देता था, मगर वह नहीं रहा तो अब मेरा साथ कौन देगा? जिस दिन मेरा भाई घर से गया उस दिन के बाद माँ ने उनका नाम घर में लेने से भी मना कर दिया। पहले तो बाबा कोशिश कर रहे थे कि वह मेरे भाई और भाभी को किसी भी तरह मनाकर घर वापस ले आए, लेकिन मेरी माँ ने ना जाने क्या कहा। उन्होंने भी सबको यही कह दिया कि आइंदा अपने भाई का नाम इस घर में कोई भी नहीं लेगा। अपने बाबा का यह व्यवहार देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं क्योंकि भाई से छोटी थी, इसीलिए भाई के घर छोड़ने के कुछ साल बाद माँ ने कहा कि अब मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि शादी तो मुझे एक ना एक दिन करनी ही थी। तो मेरी माँ ने मेरे लिए भी रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। रिश्ते करवाने वाली हमारे घर आती और घंटों मेरी माँ के साथ बात करती रहती। उनके मामले में मैं कुछ ना बोलती, क्योंकि मुझे मालूम था कि शादी ब्याह के मामले बहुत मुश्किल होते हैं। खैर आखिरकार मेरी माँ ने मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ ही लिया, मगर लड़के वालों को शादी की काफी जल्दी थी। इसी वजह से वह जल्द से जल्द मुझे ब्याह कर ले जाना चाहते थे। इसलिए 1 महीने के अंदर ही मेरी माँ ने मुझे विदा कर दिया। शादी तो शायद सबके लिए खुशियों भरा तोहफा होती है, लेकिन मेरी तो जैसे शादी ने किस्मत खराब कर दी थी। शादी की अगली सुबह जैसे ही मेरे ससुर की नजर मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग लाल सुर्ख हो गया और उनकी वहीं जमीन पर गिरकर मृत्यु हो गई। बस उनके आखिरी शब्द यही थे कि यह तो वही लड़की है। मेरी सास यह सारा मंजर देख रही थी। बस फिर उन्होंने तो घर में हंगामा खड़ा कर दिया, मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया और मेरे पति ने मुझे गुस्से में आकर अगले ही दिन तलाक लेकर घर से निकाल दिया। उनका कहना था कि मैं मनहूस हूँ, इसी वजह से मेरे आते ही उसके बाबा की मृत्यु हो गई है। मैं तो एक ही दिन में उजड़ गई थी और मैं दोबारा अपने माँ बाप के घर आ बैठी। मेरे घर वालों को इस बात का बहुत दुख हुआ। सब लोग बहुत परेशान थे, मगर मेरा बड़ा भाई बिल्कुल भी अफसोस करने या मुझे दिलासा देने नहीं आया। इस बात ने मुझे और भी ज्यादा दुखी कर दिया। लेकिन रात के वक्त जब सभी लोग सो गए तो मेरे मोबाइल पर मेरे भाई का फोन आया। उन्होंने मुझे दुखी ना होने का बोला। मैंने उनसे शिकायत की, भाई सब लोग आए मगर आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा, इस बात के बारे में तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, लेकिन फिलहाल किसी को यह मत बताना कि मैंने तुम्हें फोन किया था। अगर किसी को यह बात पता चल गई कि मैंने तुम्हें फोन किया है तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। उनकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि आखिर वह ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखो वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी मैं इस सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि मेरी माँ ने मेरे लिए नया रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे अब शादी नहीं करनी, लेकिन उन्होंने कहा कि
कि अरे एक तलाकशुदा लड़की को घर में बैठाकर अपनी दूसरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, इसलिए तुम्हें शादी तो करनी ही पड़ेगी। और फिर मेरी माँ ने मेरे लिए एक दूसरा रिश्ता भी ढूंढ निकाला। मेरे बाबा ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई तो मैं खामोश रह गई, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक तलाकशुदा के घर में होते हुए दूसरी बेटी की शादी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैंने भी खामोशी से उनके फैसले पर सर झुका लिया। मेरी शादी हुई तो इस बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। सुबह होते ही मेरे ससुर जी की मेरी शक्ल देखते ही मृत्यु हो गई। मेरे लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि मेरे दूसरे पति ने भी पहले पति की तरह मुझसे तलाक लेकर घर वापस भेज दिया था, और फिर दोबारा इसी तरह मेरी माँ ने इस सदमे से बाहर निकलने से पहले ही मेरी एक और शादी का इंतजाम कर दिया। और इस बार भी वैसा ही हुआ, यानी शादी की सुबह ही मेरे ससुर की मृत्यु हो गई और मेरे पति ने मुझसे तलाक ली और घर भेज दिया। इसी तरह मेरी माँ मेरी 3 शादियां कर चुकी थी और हर शादी में ऐसा ही होता था, जिसके नतीजे में सब लोगों ने मुझे मनहूस बोलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ ने भी अब यह कहना शुरू कर दिया कि अरे तेरे तो पैर ही भारी हैं। मेरे शादियां टूटने का असर अब मेरे छोटी बहन पर भी पड़ने लगा था। उसका कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था और उसके लिए मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। वह हर वक्त रोती रहती और मेरे बाबा को भी खूब बात सुनाती रहती है कि अब हमारी छोटी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे। मेरे बाबा भी मेरी माँ से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें मेरी भी फिक्र थी और बाकी बच्चों की भी। मगर माँ के इतने ज्यादा दुख सुन सुनकर आखिरकार वह अपना सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालते। मैंने कभी भी उनसे कोई शिकायत नहीं की थी, क्योंकि हमारे घर में जितने भी झगड़े हो रहे थे वो सब मेरी वजह से ही तो हो रहे थे। 3 तलाकों का लेबल अपने माथे पर लगाकर आखिर मैं इस घर में रह रही थी। मैंने अपनी माँ से अब साफ साफ कह दिया था कि मुझे शादी की अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं नहीं, हम तुझे यूं घर में बैठा कर भी नहीं रख सकते, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। और उन्होंने मेरी चौथी शादी का भी इंतजाम कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि 3 दफा तलाकशुदा लड़की से आखिर अब कौन शादी करना चाहता है। मुझे इस बार अपनी माँ पर शक होने लगा। शादी से पहले शादी की तैयारी करने के लिए मेरी माँ ना जाने कहां कहां घूमती रहती थी। मैंने भी शादी से पहले अपनी माँ का पीछा करना शुरू कर दिया। आखिरकार मुझे भी तो पता चले कि वह ऐसे कौन सी तैयारी कर रही है। जब मैंने उनका पीछा किया तो वह बाजार से होते हुए एक होटल में जाकर बैठ गई। मैं उनकी हरकत देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उन्हें तो बाहर का खाना हजम ही नहीं होता था। फिर वह होटल में आकर क्यों बैठ गई थी? मगर जल्दी मुझे मेरी उलझन का जवाब मिल गया था, क्योंकि थोड़ी ही देर में वहां पर मेरी छोटी बहन और उसके साथ एक लड़का आकर मेरी माँ के पास बैठ गया और वह दोनों मिलकर मेरी शादी के बारे में बातें कर रहे थे। मगर मुझे उनकी बातें साफ साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन मैं इतना जरूर जान गई थी कि दाल में जरूर कुछ काला है। और यह लड़का कौन है? मैं इस लड़के को जिंदगी में पहली बार देख रही थी। घर आकर मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन तक मैं यूं ही परेशान घूमती रही, क्योंकि इस बार मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं था। इसीलिए मैंने अपने भाई को कॉल की ताकि उनसे बात कर सकूं, कोई सही मशवरा ले सकूं। जब मैंने उन्हें सारा मामला बताया तो उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल खामोश रहो, अब मैं खुद इस मामले का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझसे बात कर ली, किसी और को इस बारे में कुछ भी मत बताना। मैं भाई से बात करके कुछ सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने एक बात अपने दिल में ठान ली थी कि मैं अब शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे इस शादी में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। दिन गुजरते रहे, आखिरकार शादी का दिन भी आ पहुंचा। पंडित जी आए और पंडित जी शादी की तैयारी करने लगे। मगर जब उन्होंने हवन जलाना शुरू किया तो मैं वहां से उठकर अपने कमरे में भाग गई। मेरे बाबा और मेरी माँ अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए और कहने लगे
तुमने हमारे माथे पर दाग लगाने के बारे में फैसला कर लिया है। चुपचाप यह शादी स्वीकार कर लो। मैंने सबके सामने अपनी माँ और बाबा से बोल दिया, मुझे शादी नहीं करनी। आप लोग चौथी बार मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मेरी अपनी भी कोई मर्जी होनी चाहिए। सभी मेहमानों में फुसर फुसर होने लगी। पंडित जी कुछ देर तक इंतजार करते रहे ताकि मामला सुलझ जाए, लेकिन मामला तो सुलझने वाला था ही नहीं। और फिर कुछ देर बाद बारात भी चली गई, मगर बारात वालों ने मेरे माँ बाप को काफी कुछ सुनाया, मगर मैं खामोश खड़ी रही। जैसे ही वह लोग गए तो मेरी माँ ने पूरे घर में तमाशा खड़ा कर दिया और कहने लगी, देखो इस बदतमीज को, हमारे माथे पर कलंक लगाने के लिए तैयार बैठी है। इसकी बुरी किस्मत की वजह से मेरी दूसरी बेटी की भी शादी नहीं होती, उसका भी रिश्ता नहीं हो रहा, और अब इसने खुद शादी से मना करके रही सही कसर भी पूरी कर दी। मेरे बाबा भी मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे और बोलने लगे कि अब तुम इस घर में नहीं रहोगी, या फिर उस लड़के से माफी मांगो कि तुम्हें उसके साथ शादी करनी पड़ेगी, या फिर जाकर अपने बड़े भाई के साथ रहो। दूसरे दिन मेरे बाबा ने आकर मुझे यही सब फिर से कहा, चलो तुम जाकर उस लड़के से माफी मांगो और उसके साथ शादी कर लो। मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वह जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गए और कहने लगे, चलो जाकर उससे माफी मांगो। लेकिन जैसे ही हम उन लोगों के घर पहुंचे तो मेरे और मेरे बाबा के सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने अपने बाबा से कहा, देखा आपने, वहां पर वह लड़का और उसकी माँ रो रहे थे। मेरे होने वाले ससुर की आज फिर मृत्यु हो चुकी थी। अगर कल मेरी शादी हो जाती तो आज मेरी चौथी बार भी तलाक हो जाती। मेरे बाबा के लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं थी। इसीलिए वह आगे बढ़े और उस लड़के से पूछने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि जिससे तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। तो उसने झुंझलाकर आंसू साफ करते हुए कहा, यह बात हमसे क्या पूछते हो, जाकर अपनी पत्नी से पूछो। उसकी बात सुनकर मेरे बाबा हैरान हो गए और खामोशी से मुझे लेकर अपने घर आ गए। तो मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई हमारे घर आया हुआ था। मेरे बाबा ने आते ही मेरी माँ से सवाल किया कि यह सारा मामला क्या है। उस लड़के के बाबा की मृत्यु हो चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले 3 लड़कों के बाबा की मृत्यु हो गई थी। तुम मेरी बेटी के साथ कर क्या रही हो? पहले तो मेरी माँ ने बात को घुमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे बड़े भाई ने कहा, अब आप झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं भी सारा सच जान चुका हूँ। फिर मेरा भाई उस लड़के को लेकर आ गया जिसको मैंने अपनी माँ के साथ होटल में देखा था। उस लड़के को देखकर मेरी माँ का तो चेहरे का रंग ही सफेद पड़ गया और वह कहने लगी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, यह सब मैंने अपनी सगी बेटी के लिए किया है। उनकी बात सुनकर मेरे बाबा और भाई को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, मुझे बहुत बड़ा सदमा हुआ था। सगी बेटी मतलब? मैंने हैरत से अपने बाबा की तरफ देखा और उनसे पूछा कि यह कैसी बातें कर रहे हैं। तो मेरे बाबा ने कहा, बेटा यह तुम्हारी माँ नहीं है। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मैंने इसके साथ दूसरी शादी कर ली थी। उनकी बात मेरे लिए हैरत जता दी थी, लेकिन मेरी हैरत को एक तरफ रखकर वह दोबारा मेरी माँ से पूछने लगे, आखिर यह सब चल क्या रहा है? तो उन्होंने कहा, यह लड़का जो है यह आपकी छोटी बेटी का पति है। यह दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। घर वालों से यह बात छुपाकर उन्होंने शादी कर ली, और जब मुझे यह बात पता चली तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि यह लड़का बहुत ही गरीब था, कोई नौकरी भी नहीं करता है। ऐसे लड़के के साथ आप अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करते, और आपकी बेटी इससे शादी कर चुकी थी। लेकिन जब हमारी बड़ी बेटी वंशिका की शादी होने लगी तो मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने रिश्ते करवाने वाली को बुलाकर कहा कि ऐसे लड़कों के रिश्ते लेकर आए जिनका बाप बीमार रहता हो, और फिर मैं शादी की रात एक मीठी खीर बनाकर उसे खिलाती और कहती कि यह आपकी बहू ने स्पेशल आपके लिए बनाई है। वह मजे से खा लेते, जबकि उसमें मैंने जहर मिलाया होता था जिसका असर अगले 12 घंटों में हो जाता था। उनकी मृत्यु के बाद वंशिका का पति उसे मनहूस कहकर तलाक दे देता, और मैंने यह सोचा था
कि इस तरह जब आपकी बेटी की कई बार तलाक हो जाएगी तो कोई भी आपकी दूसरी बेटी को रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं होगा। तब यह लड़का आएगा और फिर मजबूरन रिश्ता ना आने की वजह से आपको हाँ करनी पड़ेगी। मैंने कहा, भाई और भाभी घर से क्यों गए? मेरे सवाल पर बाबा चौंक गए। मेरी माँ बोली, मैं उसकी पत्नी को धमकियां देती थी कि अगर वह अपने पति को लेकर अलग नहीं हुई तो मैं बहुत जल्द तुम दोनों की तलाक करवा दूंगी। मैंने उसे घर से इसलिए निकाल दिया था कि इसे मेरी छोटी बेटी के कारनामों के बारे में कहीं पता ना चल जाए और जो मैं उसकी बहन के साथ करने जा रही थी, अगर उसके बारे में आपके बड़े बेटे को पता चल जाता तो मेरी इस घर में रहने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उनकी बातें और साजिशें सुनकर मेरे बाबा को बहुत दुख हुआ। एक बेटी की गलती छुपाने के लिए तुमने मेरी दूसरी बेटी की जिंदगी हर तरह से बर्बाद कर दी और 3 लोगों की जान भी ले ली। मेरी माँ ने मेरे बाबा से माफी मांगने की बहुत कोशिश की मगर उनका गुस्सा हद से बढ़ गया था। माफी की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसी वक्त मेरे बाबा ने गुस्से में आकर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी छोटी बेटी को उसके पति के साथ विदा कर दिया। उसके बाद मेरे बाबा ने मेरे भाई और भाभी से अब तक की हर गलत फहमी के लिए माफी मांगी और कहा, बेटा घर वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर यह घर सुनसान हो गया है। उसके बाद मेरे बाबा ने मुझसे माफी मांगी और कहा, बेटा मैं खुद तुम्हारी शादी किसी अच्छे से घराने में कर दूंगा। आज इस बात को 3 साल गुजर गए हैं, हम सब बहुत खुश हैं। मगर मेरी माँ जिसने 3 लोगों की जान ली थी वह आज भी जेल में अपने किए की सजा भुगत रही है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।